दोस्तों, मेरा नाम हरीश चंद्र है। मैं अपनी एक कहानी पातालवासी पेश कर रहा हूँ। ये कहानी एक ईंट भट्टा मजदूर की कहानी है। भट्टे की अपनी एक अलग दुनिया है। उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल की भाषा से अलग तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। भट्टे के मालिक को ठेकेदार कहते हैं। जमादार एक कमीशन एजेंट होता है जो मज़दूरों और ठेकेदार के बीच में काम करता है और लेबर को ऑर्गेनाइज़ करता है। पथेरा ईंट बनाने वाले को कहते हैं और पसार वो जगह है जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं। मक्खियाँ आकर उसके कटे पैर के घाव पर बैठती तो सुई के चुभने जैसा दर्द उसकी नसों में दौड़ जाता। ढीठ से जुड़ी आंखें बरसात में भीगे दरवाजे की तरह 2-3 बार जोर आजमाइश के बाद खुलती। जब इत्मीनान हो जाता कि दर्द घाव पर मक्खी के बैठने से हुआ है तो ढीली मांसपेशियों वाला हाथ नवाबी पंखे की तरह 2-3 बार घाव के दोनों तरफ हवा में लहरा जाता। मक्खी हवा में तैर जाती। हाथ और आँख फिर अपनी पहली मुद्रा में आ जाते तथा अगली कार्रवाई के लिए ताकत जुटाने लगते। यही सिलसिला पिछले 15 दिनों से इसी तरह दोहराया जा रहा है। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि उसका मन भी शरीर की तरह एक ही दायरे में चक्कर लगाकर लौट आता है। अकेलेपन का एहसास इससे कुछ कम हुआ लगता है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जिनकी जलन उसे बहुत भीतर तक सुलगा देती है। सवेरे जब रतिया उसकी ओर करुणा में लिपटी एक निगाह डालकर झुग्गी के दरवाजे से बाहर निकलती है तो वह खकार कर अपनी मौजूदगी जाहिर करता है। रतिया पल भर के लिए ठिठकती है तो उसे लगता है कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या कह सकती है। कुछ भी तो नहीं बचा जिसके बारे में कुछ कहा सुना जा सके। पिछले बरसों से जिंदगी जैसे ऊसर होती जा रही है। सुरेश जिसे उसने शहर में बाबू बनाने के सपने देखे थे, पेट पर गारे का लौंदा उठाकर चलता है तो उसे अपने जीवन का फालतूपन और सालने लगता है। अक्सर सोचता है कि वह रतिया पर बोझ ही तो है। कितनी बार चाहा है कि और नहीं तो कम से कम 2 मीठे बोल बोलकर ही रतिया को तसल्ली दे, लेकिन तभी लगता है जैसे सारे शब्द ही अपना रस गंवा चुके हों। सारी रात पैनी हवा चलती रही है। उसके पुआल के बिस्तर में कुछ गरमाई है। रतिया से भी उसने कहा था कि पुआल का बिस्तर लगा ले, लेकिन वो अजीब झक्की है, खाट पर ठिठुरती रहती है। रात के अंधेरे में भी वह रतिया के अकड़े शरीर को स्पष्ट देख रहा था। इच्छा हुई कि जगाकर कहे, यहाँ आ जा रतिया, पुआल में गरमाई है। लेकिन इतने लंबे अपने वैवाहिक जीवन में आज पहली बार उसे यह ख्याल अटपटा सा लगा। आखिर लगभग 2 बजे जब उससे नहीं रहा गया तो चारपाई से लटके रतिया के खादर के रेत जैसे भुरभुरे बालों को खींचते हुए उसे जगाया। इससे पहले कि रतिया कोई बेतुका सा सवाल उस पर दागे, उसने झट से कहा, सुरेश को मेरे पास लिटा दे, उसे ठंड लग रही होगी। रतिया ने बिना किसी ना नुकर के नींद में उगते सुरेश की बाँह पकड़कर उसकी बगल में जा लिटाया। तब उसे लगा था कि अब वह सो जाएगा, किंतु सारी रात रतिया का पुराने चीथड़ों में अकड़ा शरीर उसकी नींद का रास्ता रोके रहा। अब वह मुर्गे की बांग का इंतजार कर रहा है। उसे हर रोज़ लगता है कि मुर्गा रोजाना देर से बोलता है, इसलिए दिन देर से निकलता है। फिर स्वयं भी अपनी बात के बचपने पर उसे हंसी आ गई। अपने 55 वर्षीय दिमाग में सारे अनुभवों को इकट्ठा करके उसने निष्कर्ष निकाला कि जाड़े की रात लंबी होती ही है। क्यों होती है, इसके बारे में सबसे पहले सुरेश ने उसे बताया था।
सुरेश रोजाना स्कूल से जो भी पढ़कर आता था उसे ज़रूर बताता था। धरती और सूरज का कुछ हिसाब बताया था उसने, जो अब उसे याद नहीं है। लेकिन नुक्कड़ पर हुए जलसे में नेताजी की बात उसे अभी तक याद है। उसने कहा था, ये रातें केवल गरीबों के लिए लंबी होती है, अमीरों के लिए तो हर रात छोटी होती है। ज़्यादातर बातें उसकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन एक नई तरह की हलचल उसने अपने अंदर महसूस की थी। नेताजी की बातों से उसके खून में थोड़ा उबाल आ गया था, किंतु शाम को ही उसका जोश ठंडा पड़ गया था जब बाबराज उसका मुर्गा खरीद कर ले गया था। बड़ी मुश्किल से उसने राज खोला था कि ये इंतजाम नेताजी के लिए हो रहा है। दोगले चरित्र वाले लोगों के बारे में धीरे धीरे उसे और भी बहुत सारी बातें पता लगी और मायूसी की एक शिद्दत ने उसे घेर लिया। तभी उसने रात के बड़ी छोटी होने के बारे में सोचना छोड़ दिया था। नेताजी की बात भी उसने भूलने की कोशिश की थी, किंतु उसे लगा कि जैसे गरीब अमीर वाली बात तो उसके खून में घुल गई है। एक बार जात पंचायत जब बलजीत पर जुर्माना का प्रस्ताव कर रही थी तो वह अकेला तनकर खड़ा हो गया था फैसले के खिलाफ। उसे ताज्जुब हुआ था कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। इससे भी अधिक ताज्जुब तो तब हुआ था जब उस दिन पंचायत बिना किसी शोर शराबे के भंग हो गई थी। किसी ने विरोध नहीं किया था उसका। लेकिन असली विरोध का पता तो उसे तब लगा जब बड़े लड़के हरिराम की शादी में रुपयों के लिए दर दर भटकना पड़ा था। एक आदमी ने तो स्पष्ट कह भी दिया था, अब अकड़ कहाँ गई। तब वह एक बार तनकर फिर से टूट गया था। शादी के बाद हरिराम अलग हो गया था और उसने उसकी तरफ से सब्र कर लिया था। समझदार आदमी ऐसी बातों के बारे में नहीं सोचता। कभी कभी रतिया उसे कुरेदती तो वह धमका देता। हाँ, सुरेश के बारे में उसे बार बार चिंता रहती। कभी कभी वह अपने जर्जराते शरीर की ओर भी देखता, लेकिन इस बारे में सोचने में उसे बिल्कुल बहुत डर लगता। उसे याद है भट्टे पर आने से पहले रतिया ने जब उससे कहा था, इस उम्र में तुझसे भट्टे का काम होगा, तब दोनों एक साथ ही गहरी सांस छोड़कर रह गए थे। उसे चुप देखकर बुढ़िया फिर बड़बड़ाई थी, औलाद कपूत हो तो ये दिन भी देखने पड़ते हैं। वह तब भी चुप रहा था, सिर्फ हुक्के में दम मारने की रफ्तार बढ़ा दी थी और तब तक खींचता रहा था जब तक कि खांसी ना आ गई। बुढ़िया तब उठकर चली गई थी। भट्टे पर आने से पहले की घटनाएं बाइस्कोप की तस्वीरों की तरह उसकी बंद पलकों में नाचती है। पेशगी बट रही है। जमादार की पक्की ईंटों के दुकड़िए में ठेकेदार आया है, साथ में 2 आदमी और हैं। एक मुंशी जो चमड़े का काला बैग लटकाए है, उसमें रुपए हैं। दूसरा मोटर का ड्राइवर है जो आते ही पीपल के नीचे पड़ी खटिया पर सो गया है। मोहल्ले के बच्चे कभी गाड़ी की ओर, कभी ठेकेदार की मोटी तोंद की ओर देख रहे हैं। दीना का छोटा लड़का बहुत शरारती है। मोटर की आंख में लोहे की कील से कुछ कर रहा है। ठेकेदार की नज़र उस पर पड़ती है तो चिल्लाकर कहता है, अरे देखो तो कुत्ते का पिल्ला क्या कर रहा है, शायद लाइट निकाल रहा है। इतनी छोटी उम्र में ये काम, ये तो पूरा डाकू बनेगा, डाकू। सब बिना कुछ बोले केवल गर्दन नीचे झुका लेते हैं। लड़का लाला को अपनी ओर आते देखकर पहले तो सहम जाता है, फिर संभल कर चिल्लाता है, मोटा लाला पिलपिला, मोटा लाला पिलपिला। हंसी का एक फव्वारा छूटते छूटते रह जाता है। सब अपने होठों को चबाने लगते हैं। जमादार दीना को झाड़ता है, तुम लोगों को कभी अकल नहीं आएगी, रहोगे वो के वो ही। दीना के चेहरे पर एक बार कुछ कहने के लिए लकीरें उभरती है, फिर मूरत की तरह गर्दन नीचे करके वह अंगूठे से ज़मीन कुरेदने लगता है। रामानंद को बहुत हाथ मिन्नत जोड़ने के बाद 2000 रुपये पेशगी मिली है। सही भी है, रुपया यूं ही पानी में थोड़ा बहाया जाता है। कोई ऐसा काम करने वाला तो है नहीं। एक बूढ़ा, बुढ़िया और एक 10 साल का बच्चा। रामानंद तेजी से रुपयों को मुट्ठी में दबाकर घर की ओर दौड़ पड़ता है और जाते ही रतिया के सामने रुपयों को ऐसे फेंक देता है जैसे उसने सांप पकड़ रखा हो, और अपने नीले अंगूठे को देखने लगता है।
एक सांग में उसने सुना था कि ताराचंद ने अपने लड़के को 200 रुपये में गिरवी रख दिया था। रुपए भी रास्ते में नाले में गिर गए थे। उसे लगा वह भी आज सुरेश पर ये रुपए लाया। सामने पड़े रुपयों को देखकर वह मन को समझाने की कोशिश करता है, रुपए भी है और सुरेश भी अपने पास ही रहेगा, दुख सुख तो सबके साथ है। कल दशहरा है। पड़ोस के कस्बे में बड़ा सा रावण बना है। कई दिन से गांव में मेले की तैयारियां हो रही हैं। आज नवरात्रों का आखिरी दिन है। इस दिन लड़कियों की बड़ी पूछ होती है। घर घर से बुलाकर उन्हें मिठाई और दूसरे उपहार दिए जाते हैं और साथ में पैसे भी। सभी अपनी हैसियत के हिसाब से लड़कियों को अधिक से अधिक देने की कोशिश करते हैं। रामानंद ने भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे उसका ये आखिरी दशहरा हो। सुरेश को भी उसने इतने पैसे दिए कि वह बहुत खुश हो गया। सब कुछ निपटाने के बाद उसने बाकी पैसों को गिना तो एक मिली-जुली संतोष की सांस उसने ली। रतिया और सुरेश के लिए एक एक जोड़ा कपड़े बच जाएंगे। एक हफ्ते बाद तो चले ही जाना है। दिवाली घर पर बच जाती तो अच्छा रहता। काली सर्पाकार सड़क पर ट्रक तेज़ी से दौड़ रहा है। ट्रक में पथेरे और उनके बच्चे सामान की तरह लदे हैं। औरतें कपड़े और बर्तनों की गठरियों की तरह ही सामान के ऊपर बैठी है। वह बार बार खड़ा होकर इधर उधर देखता जा रहा है। चांद की मटमैली रोशनी में चिकने पत्ते वाले पेड़ गुफ्फे से लगते हैं। आधी रात के बाद हवा कुछ ठंडी हो गई है। वह अपनी चादर कस के लपेट लेता है। यहाँ से शायद पहाड़ी इलाका शुरू होता है। रतिया को बताते हुए वह ऊंचे दैत्याकार धब्बों की तरफ इशारा करता है। हरिराम भी साथ रहता तो ठीक था। रतिया की प्रतिक्रिया जाने बिना ही उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर कहा, जो किस्मत में लिखा है सब भुगतना पड़ेगा। और फिर सामान से सिर टिकाकर झपकी लेने की कोशिश करने लगा। सड़क के एक गड्ढे पर ट्रक जोर से उछलता है तो बुढ़िया की करहाट उसके कानों में पड़ती है। वह सीधा होकर बैठ जाता है। देखता है अंबर में कुछ लाली फैलने लगी है। चिड़ियों ने पेड़ों पर इधर उधर फुदकना शुरू कर दिया है। उनके चहकने की आवाज़ें ट्रक की धाएँ धाएँ में सुनाई नहीं पड़ रही है। कुछ हलवाई जुताई के लिए निकल पड़े हैं। गेहूँ बोने का सीजन आ गया है। रतिया को उंगली से इशारे से वह बताता है, देख कैसा हाल है, अपने यहाँ से बिल्कुल अलग किस्म का। बुढ़िया एक बार गर्दन उचकाकर देखती है और फिर निढाल हो जाती है। कभी कभी उसे इस बात पर भी गुस्सा आता है कि बुढ़िया किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं लेती। शायद इसीलिए ज़िंदगी और अधिक मुश्किल होती जा रही है। एक एक करके सारे पथेरे अपना सामान ट्रक से उतार रहे हैं। रामानंद ने उतरकर चारों तरफ नज़र फेंक कर जायज़ा लिया। लंबे चौड़े मैदान में आक के पौधे और कुछ झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। इधर उधर ईंटों के कुछ ढेर हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले झोपड़ियाँ रही होगी। थोड़ी दूर पर गेरुए रंग का एक टीला सा है, यही भट्टा है। भट्टे के बगल में एक कमरा है। यह दफ्तर होना चाहिए, वह सोचते हुए जिसे तय पाता है। आज सब अपनी झुग्गियाँ बना लो, सबको पसार कल बताए जाएगी। सामने के कमरे से एक एक सिर की उठा लाओ। यह ठेकेदार के मुंशी का हुक्म है, जिसकी तामील के लिए थके हारे जिस्म तुरंत क्रियाशील हो उठते हैं। 8वां दिन। अब काम पर उसका थोड़ा थोड़ा हाथ बैठने लगा है। थोड़ा बुहारा भी हो गया है। पहले दिन तो 2 फावड़े मारते ही उसकी सांस फूल गई थी और काफ़ी देर तक वह वही मिट्टी के ढेर पर बैठा रहा था। सबसे ज़्यादा चतुराई का काम है ईंट पाथने का। रतिया का हाथ अब साफ आने लगा है। सुरेश नल चलाकर सारी मिट्टी भिगो देता है, लेकिन गारे का लौंदा उठाकर चलता है तो पैर डगमगा जाते हैं। खैर, अब उसे विश्वास हो गया है कि काम चल निकलेगा। अभी वह 500-600 ईंटें बना पाते हैं
और उसे उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो 700-800 ईंटें बना पाएंगे। घर खर्च के बाद वो पेशगी में से भी कुछ पैसे कटवा पाएगा। उन लोगों का खर्च ही कितना है, 3 परानियों की रोटी, पदरी में 5 रुपये का तंबाकू, और कोई ऐप तो उसमें है नहीं। बस ये 2000 जो रुपये सिर पर हैं, किसी न किसी तरह ये पूरे हो जाए। सवेरे पीली फटने से खूब अंधेरा होने तक वह पूरी मेहनत करता है। सुरेश को वे जल्दी नहीं जगाते, बच्चा ही तो है। वह तो बुढ़िया को भी कहता है थोड़ी देर से आया कर, पर वह मानती नहीं। उसके पैरों में दर्द रहता है। ईंट बनाने के साथ साथ पंक्ति के साथ धीरे धीरे सरकना पड़ता है, और वह कभी कभी सरकते सरकते उसका पैर मुड़ जाता है और वह वही दोहरी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी कमर में भी दर्द उठता है और वह वही पातने में लगाने वाली बिछी रेत पर लग जाती है। ये सब देखकर रामानंद के मन में एक हुक सी उठती है, लेकिन वह बहुत बेबस होकर सिर्फ एक तरफ मुंह फेर लेता है। रामानंद को वह दिन कभी नहीं भूलता। करीब 15 दिन बाद मुंशी बगल के दूसरे पसार की ईंटें गिनने के बाद उसके पसार में आया था। बगल में रजिस्टर, हाथ में एक रसीद बही और उसके साथ डोरी में बंधी एक पेंसिल। अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ी तेज़ी से खोल बीच कर वह इधर उधर देख रहा था। पसार में घुसते ही मुंशी के आगे उसने हाथ जोड़कर राम राम कही। मुंशी ने धीरे से गर्दन हिलाकर फिर अपनी आंखों को सर्कस की लाइट की तरह घुमाया और अचानक जमादार पर बरस पड़ा। ये क्या सत्यानाश हो रहा है? ये ईंटें हैं या ढेले? मैं इनमें से एक भी ईंट नहीं उठाऊंगा। रामानंद स्तब्ध खड़ा रह गया। जमादार बोला, मुंशी जी बूढ़ा आदमी है, कोई सहारा नहीं। इस बार रामानंद और भी चकरा गया। उसे समझ नहीं आया कि जमादार उसकी किस तरह की हिमायत कर रहा है। मुंशी का पारा थोड़ा और चढ़ गया। तो किसी अनाथ आश्रम में चला जाए, यहाँ कोई खैरात थोड़ी बट रही है। इन ईंटों का कोई पैसा नहीं मिल सकता। मुंशी ने अपना फैसला सुनाया। साहब, हमें ही पता है अपनी मेहनत। हमारे पेट पर लात मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? इतना दिन रामानंद कभी नहीं हुआ था। चल आधे में लग जाएगा। मुंशी और जमादार का बजर एक साथ उसके ऊपर गिरा। वह बुत की तरह खड़ा रह गया। उसको इस तरह खड़ा देखकर बुढ़िया उसी पर बिखर पड़ी। तू तो राम जी की गऊ है, कोई गला भी काट लेगा तेरा, फिर भी तू कुछ ना बोलेगा। फिर मुंशी और जमादार की ओर मुखातिब होकर बोली, हाय पड़ेगी गरीब की, तुम भी हमारा गला काट के सुखी ना रह सको। मुंशी और जमादार तेजी से पसार की ओर बढ़ गए। उनके पसार से निकलते ही बुढ़िया ने पल्लू से अपनी आँखें पोंछी और कातर दृष्टि से रामानंद की ओर देखा। रामानंद की आंखें पहले से ही जमीन में धंसी हुई थी। जमादार को जब यकीन हो गया कि अब उसकी आवाज़ उस पसार तक नहीं पहुंचेगी, तो मुंशी के कान में फुसफुसा कर कहा, आज तो बाल्टा की आनी चाहिए। अच्छा जुगाड़ हो गया। दिवाली से एक दिन पहले की काली रात रामानंद चारपाई पर करवट बदलते बदलते थककर कई बार तारों की स्थिति से समय का अंदाज़ा लगाने के लिए झुग्गी से बाहर निकल चुका है। रह रहकर उसे दिन वाली घटना याद आ जाती है और उसे लगता है जैसे उसके भीतर नीम के पत्तों का घसेला धुआं भरता जा रहा है। रामानंद का दम घुट रहा था। झुग्गी से निकलकर उसने फिर आसमान की ओर देखा। हिरनी काफ़ी नीचे आ गई थी। एक पहर रात होगी, उसने अंदाज़ा लगाया। झुग्गी में से फावड़ा निकालकर उसने कंधे पर रखा और अपने छोटे से मिट्टी के हुक्के में घूंट मारता हुआ वह पसार की ओर चल पड़ा। हुक्के को एक और रख और धोती ऊपर चढ़ाकर वह रात की गीली मिट्टी को उधलने लगा। थोड़ी देर में उसके माथे पर पसीना चूह चूह आया। कमर दुखने सी लगी। सीधा होते ही उसकी नज़र ईंटों की कतार पर गई। पूरब से आती हल्की लाली में अधगीली ईंटें चमक रही थी और पत्थरों के मुकाबले वे किसी भी तरह कम नहीं लग रही थी। पूरी घटना फिर उसके सामने घूम गई। उसे लगा जैसे उसके लहू में किसी ने मिर्च घोल दी हो। सबसे अधिक उसका मगज इसलिए सुलग रहा था कि रतिया भी उसे बुज़दिल समझती है। और उसकी भी गलती क्या,
अपनी खून पसीने की कमाई को कोई यूं ही सरेआम लुटने दे तो उसे कोई क्या कहेगा। उसकी तनी सिराओं वाला हाथ फावड़े की बूट पर चला गया और वह बदहवास सा मिट्टी को ऊदने लगा। फावड़े की रफ्तार की तेजी से ही उसका दिमाग भी दौड़ रहा था। अपनी सोच में वह भागता भागता भट्टे के दफ्तर पहुंच गया। उसने दूर से देखा मुंशी किसी रजिस्टर पर झुका हुआ था। वहां उसने जाकर मुंशी का गला पकड़ लिया। तू हमारे खून पसीने की कमाई ऐसे ही पचा लेगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और आज रतिया भी देखेगी कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। रामानंद के हाथों की कसावट मुंशी के गले पर बढ़ने लगी तो मुंशी बुरी तरह घिघिया गया तथा किसी को मदद के लिए भी पुकारने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। तभी पीछे से आकर दो आदमी उन्होंने रामानंद को पकड़ लिया और मुंशी को छुड़ाया। मुंशी ने छूटते उसे माँ की गाली दी और उन आदमियों की पकड़ में उसके पेट में लात मारी। उसे लगा जैसे अब जीना बेकार है, कहीं से बला की शक्ति उसके भीतर आ गई। उसने झटके से उन आदमी से छुड़ाकर कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और तड़ाक से मुंशी के सिर में ठोक दी। उसके दिमाग में मुंशी के सिर में कुल्हाड़ी ठुकने की आवाज़ के साथ ही एक खचाक की आवाज़ गारे में भी हुई। अचानक उसकी कल्पना का घोड़ा रुक गया और उसने देखा उसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं बल्कि फावड़ा था जिसे उसने ज़ोर से चलाया था। फिर उसे अपने पैर में दर्द महसूस हुआ और उसने अपने पैर को गारे से निकाल कर देखा तो खून बह रहा था। फावड़ा एक पत्थर के टुकड़े से फिसलकर उसकी पैर की हड्डी में घुस गया था। जी कड़ा करके उसने फावड़ा निकाला और खून से उबलते फव्वारे को गारे से पूरने की कोशिश की। झुके झुके ही वह कब मूर्छित होकर गिर पड़ा, उसे पता ही नहीं लगा। आज उसे झुग्गी में पड़े 15 दिन हो गए हैं। घाव में बवाद हो गया है। कभी कोई रोटी ले जाने वाली लड़की या बहू आती है तो उससे चारपाई धूप में डलवा लेता है। कोई मक्खी आकर बैठती है तो उसे उड़ा देता है। शुक्रिया।